हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकुल खरबंदा बैक विद द न्यू वीडियो। इस बार मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताऊंगा जो कि रिसेंटली बजट से पहले पार्लियामेंट में पेश किया गया था। तो पहले देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय हर साल पार्लियामेंट में पेश करते हैं। और इस इकोनॉमिक सर्वे में पिछले बीत चुके सालों के आंकड़े या करंट ऑनगोइंग ईयर के एस्टिमेट्स, आने वाले सालों में क्या इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सकती है, उन सब के बारे में लिखा होता है। बाकी डिटेल में हम इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए इंडिया के बारे में जो कि हम इस वीडियो में अब देखेंगे। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि इस इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है वो है 9 मिलियन पीपल यानी लगभग 90 लाख लोग सालाना अपनी जगह छोड़ के, अपना घर छोड़ के माइग्रेट करते हैं बेहतर अवसरों की तलाश में। ये लोग जो माइग्रेट करते हैं ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले लेबरर्स हो सकते हैं या फिर इवन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं जो कि गुड़गांव, नोएडा या बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में जाके काम करते हैं। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है वो दे रखा है क्रेडिट रेटिंग के बारे में और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। तो पहले देखते हैं क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए इनकी मदद लेते हैं। सपोज करिए ये जिस मोहल्ले में रहते हैं इन्होंने 1 लाख रुपए किसी से उधार ले रखा है। पहली बार ये उधार लेने गए तो इनको आराम से मिल गया। दूसरी बार ये पहला कर्ज चुकाए बिना ये फिर से उधार लेने गए तो अब इनको बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी, पर बहुत मुश्किलों के बाद इन्हें एक बार फिर से कर्ज मिल गया, क्रेडिट मिल गया। अब इस लोन को बिना चुकाए अगर ये तीसरी बार फिर से लोन लेने जाएंगे तो इस बार मोहल्ले में इनकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो चुकी है और हो सकता है इनको पूरा लोन ना मिले। यही काम सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, पूरी कंपनीज के लिए होता है और इवन पूरे देश के लिए भी होता है। और इस काम को जो कंपनीज करती हैं वो होती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। दुनिया में 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काफ़ी मशहूर हैं। पहली स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P, दूसरी फिच और तीसरी मूडी। तो ये 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि दुनिया में मशहूर हैं और ये देशों को और कंपनीज को रेटिंग करती हैं कि वो कितनी क्रेडिट वर्दी हैं, क्या उनको दिया हुआ लोन वापस आएगा या नहीं आएगा, या कितने चांसेस हैं कि ये लोन वापस आ जाएगा। इसी पॉइंट में लिख रखा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने काफ़ी पुअर स्टैंडर्ड शो किए हैं और इसको दिखाया है इंडिया और चाइना के कंपैरिजन से। ये 2 ग्राफ्स दिए हुए हैं, एक चाइना के लिए और एक इंडिया के लिए। रेड कलर में है क्रेडिट टू जीडीपी रेशो या क्रेडिट टू इनकम रेशो, देश की इनकम, और ब्लू से लिखा हुआ है जीडीपी ग्रोथ के बारे में। अब आप चाइना के केस में देख सकते हैं, चाइना की जीडीपी ग्रोथ तो कम होती जा रही है पर उसका क्रेडिट टू जीडीपी रेशो बढ़ता जा रहा है। और यही अगर आप इंडिया के केस में देखोगे तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ रही है पिछले कुछ सालों में, रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो ग्रोथ तो बढ़ी और क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो लगभग कांस्टेंट है, लगभग ऑलमोस्ट एक ही वैल्यू पे है। इसके बावजूद इंडिया के इकोनॉमिक इंडिकेशंस बेहतर होने के बावजूद इंडिया की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव नहीं की गई और चाइना की काफ़ी स्टेप इंप्रूव कर दी गई। और इसलिए इस इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है कि इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने काफ़ी पुअर स्टैंडर्ड शो किए हैं और इंडिया और चाइना के कंपैरिजन से इस बात को जस्टिफाई किया है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं जो कि इस इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है और जो कहता है कि सोशल प्रोग्राम्स की, सामाजिक स्कीमों की काफ़ी वीक टारगेटिंग होती है। ये सामाजिक स्कीमें शुरू की जाती हैं ताकि जो भी वर्ग, कोई भी सेक्शन अगर मार्जिनलाइज्ड है, अगर डेवलपमेंट की दौड़ में पीछे रह गया है तो उसको भी आगे लेके आया जा सके। ये मार्जिनलाइज्ड में सोशली बैकवर्ड हो सकते हैं, SC ST OBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप हो सकता है, इकोनॉमिकली पुअर हो सकते हैं, वुमेन या फिर डिसेबल्ड की पॉपुलेशन हो सकती है।
ये मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आगे लाने के लिए जो स्कीम्स लॉन्च की जाती है, आमतौर पे वो स्कीम्स में लीकेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ऊपर से पैसा चलता ज़्यादा है, नीचे पहुंचता कम है डिजर्विंग लोगों तक। तो इसलिए इस वीक टारगेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए अभी रिसेंटली कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं, जैसे जैम, जनधन, आधार और मोबाइल। तो ये जैम ट्रिनिटी के ज़रिए, ताकि आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ सके जो आप डिज़र्व करते हैं, और वो पैसा जिस अकाउंट में आए वो जनधन से लिंक्ड हो और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। इसे जैम ट्रिनिटी कहा गया, और इस जैम ट्रिनिटी से वीक टारगेटिंग ऑफ सोशल प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करके बेहतर टारगेटिंग करने की कोशिश की जा रही है। फोर्थ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि इस इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है वो है इंडिया हैज 7 टैक्स पेयर्स फॉर एवरी 100 वोटर्स। इंडिया का टैक्स बेस, जो लोग टैक्स पे करते हैं, वो काफ़ी कम है, और इसी वजह से सरकार को काफ़ी कम टैक्स की कमाई हो पाती है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू GTR, जो आपने बजट में टर्म पढ़ी होगी, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ये काफ़ी कम है, और इस कम होने के कारण सरकार उतनी अच्छे से सोशल स्कीम्स को चला भी नहीं पाती है। कभी उनमें फंडिंग की कमी होती है या कुछ और दिक्कत हो सकती है। ये टैक्स बेस को बढ़ाए जाना बहुत ज़रूरी है ताकि सरकार को ज़्यादा टैक्स से आमदनी हो सके। एक रिसेंटली सर्वे आया था जिसमें ये कहा गया था इंडिया में लेस देन 1% पीपल इनकम टैक्सेस देते हैं, और ये काफ़ी कम फिगर है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो नॉर्वे, जो कि यूरोप का एक देश है, इसमें ऑलमोस्ट 100% पीपल टैक्स पेयर्स हैं। लगभग सभी लोग ये टैक्सेस भरते हैं, और इंडिया को इसी दिशा में कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। अब देखते हैं फिफ्थ इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में, जो कि इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बताता है। तो इसके लिए पहले देखते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, टुकड़ों में समझते हैं। डेमोग्राफिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, और डिविडेंड को अगर मैं आसान भाषा में समझने की कोशिश करूं तो होता है प्रॉफिट। तो वो डिविडेंड या प्रॉफिट जो कि पॉपुलेशन के कारण देश को मिलेगा वो होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब पॉपुलेशन प्रोडक्टिव होगी, और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसी भी पॉपुलेशन की तब होगी जब वो 15 और 59 ईयर्स के बीच में हो, 15 साल से कम ना हो और 59 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा ना हो। जब मैक्सिमम प्रोपोर्शन इस वर्किंग एज पॉपुलेशन के बीच में होगा तो वो पॉपुलेशन प्रोडक्टिव होगी और देश के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। अब इस ग्राफ की मदद से देखते हैं। ग्राफ में WA/NWA दिया हुआ है। WA का मतलब है वर्किंग एज और NWA का मतलब है नॉन वर्किंग एज। तो इन दोनों की रेशो इस ग्राफ में दिखा रखी है। इंडिया के लिए आप देख सकते हो ये वर्किंग एज डिवाइडेड बाय नॉन वर्किंग एज धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक टाइम पे पीक कर रहा है। ये 2020 के आसपास पीक करेगा और काफ़ी लंबे समय तक अपनी पीक पे रहेगा और उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस दौरान हमें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए ताकि ये इंडिया के लिए काफ़ी काम आ सके। और इसको यूटिलाइज करने के लिए इन लोगों को स्किल देना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ भी जनरेट करनी पड़ेगी ताकि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड देश के लिए काम आ सके और फ्रिटर अवे ना कर जाए। फ्रिटर अवे का मतलब होता है बेकार हो जाना और धीरे धीरे गायब हो जाना। तो इससे पहले कि डेमोग्राफिक डिविडेंड ख़त्म हो जाए हमें इसे चैनलाइज कर लेना चाहिए। अब सिक्स्थ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो दे रखा है वो है ट्रेड टू GDP रेशो, और वो इंडिया और चाइना के लिए कंपेयर करके दिखाया हुआ है। जैसा कि ये चाइना का मैप है, चाइना दुनिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होने के लिए मशहूर है। वो दुनिया को सामान एक्सपोर्ट करते हैं। वो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हो सकती हैं, स्टील होता है, आयरन होता है, ऑटोमोबाइल्स भी करते हैं। तो ये सब करने के लिए उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी कहा जाता है। ट्रेड टू GDP रेशो, ट्रेड में यहाँ पे हम एक्सपोर्ट भी गिन लेंगे और इंपोर्ट भी गिन लेंगे।
ट्रेड टू जीडीपी रेशो चाइना के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता था। पर अब रिसेंटली ये देखा गया है कि अब यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर में इंडिया, ब्लू कलर में चाइना। रिसेंटली इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है और इंडिया का ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टू जीडीपी रेशो चाइना से ज़्यादा हो गया है। अब देखते हैं सेवंथ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि इस इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है, और वो कहता है स्पेशल डिस्पर्जन इन इनकम इज स्टिल राइजिंग। स्पेशल का मतलब यहाँ पर है स्पेस से, इसका मतलब अक्रॉस द स्पेस, अक्रॉस द रीजन्स इन इंडिया, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दर से विकास हो रहा है और उस अलग अलग रेट ऑफ डेवलपमेंट के कारण वहाँ के लोगों की इनकम्स अलग अलग तेज़ी से ग्रो कर रही है, जिससे डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं। और ये डिस्पैरिटीज़ गवर्नमेंट कोशिश तो करती है इनको कम करने की, कई स्कीम्स चला के, चाहे वो बैकवर्ड एरिया ग्रांट्स फंड हो या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड करना हो किसी स्टेट को, इन तरीकों से मिनिमाइज करने की कोशिश तो करती है, पर सक्सेसफुली ऐसा नहीं हो पाया है। तो इसको किए जाने की बहुत ज़रूरत है, वरना ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी कई बार थ्रेट्स हो सकते हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस। एट्थ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि इस इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है वो प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी टैक्स शहरों में कलेक्ट किया जाता है और इसे अर्बन लोकल बॉडीज ULBs कलेक्ट करती हैं। इन अर्बन लोकल बॉडीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो सकते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हो सकती हैं या नगर पंचायत भी हो सकते हैं। अब इसी पॉइंट में ये खास तौर पे मेंशन किया गया है बेंगलुरु और जयपुर जैसे बड़े शहरों के एग्जांपल से, कि ये दो शहर भी अपने टोटल पोटेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स का, यानी कि जितना मैक्सिमम प्रॉपर्टी टैक्सेस ये कलेक्ट कर सकते हैं उसका सिर्फ 5 से 20% हिस्सा ही कलेक्ट कर पाते हैं। और इतना कम प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होने के बाद शहरी विकास के काम रुक जाते हैं और उन शहरों का विकास नहीं हो पाता इन कम प्रॉपर्टी टैक्सेस के कलेक्शन की वजह से। अब इसी वीडियो पे बेस्ड मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिसका आंसर आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर पार्ट ऑफ बिग 3 ग्रुप ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी एक ऐसी कंपनी है जो कि बिग 3 ग्रुप ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का हिस्सा है। ऑप्शन ए मैकडॉनल्ड्स, ऑप्शन बी मूडीज, ऑप्शन सी महिंद्रा एंड महिंद्रा और लास्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। आप अपना आंसर कमेंट्स में लिख सकते हैं नीचे।